लगातार आईपीओस आते ही जा रहे हैं और अब आ गया एक और आईपीओ, सिगाची इंडस्ट्रीज का आईपीओ। ये आईपीओ इतना ज़्यादा डिस्कशन में इसलिए नहीं है क्योंकि अभी रिसेंटली इसकी डिटेल्स आई हैं, ज़्यादा लोगों को पता ही नहीं है। तो इसके बारे में तो डिस्कस करेंगे। और ये जो 3-4 आईपीओ इकट्ठे आ रहे हैं, कोशिश मैं ये करूंगा कि सबका एनालिसिस करने के बाद एक वीडियो ऐसी बनाऊं जिसमें सबका कंपैरिजन होगा, तो ईजी हो जाएगा, रैंक वाइज उसमें प्रेफरेंस रहेगी। और देखिए कभी कभी क्या होता है, एनालिसिस को थोड़ा चेंज भी करना पड़ता है मार्केट कंडीशन के हिसाब से या कोई और फैक्टर के हिसाब से। तो उस केस में यूट्यूब पे अपडेट देना हो नहीं पाता, तो टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए, वहां पे आपको पूरा पता चलेगा जो भी डिटेल्स मैं बताऊंगा। और साथ में लिस्टिंग से 10 मिनट पहले मेरा लाइव एनालिसिस आता ही है, तो वो भी आपके काम का हो सकता है। तो वीडियो को शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले अगर किसी ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। हाय एवरीवन, दिस इज शुभम गुप्ता एंड यू आर वेलकम टू अनदर एपिसोड एट इन्वेस्टर निधि। तो शुरू करते हैं सिगाची इंडस्ट्रीज का 10 पॉइंट एनालिसिस। और एज यूजुअल सबसे पहले कंपनी की बेसिक डिटेल्स। कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई थी 1989 के अंदर और मैन्युफैक्चर और एक्सपोर्ट करती है माइक्रो क्रिस्टलिन सेलुलोस एमसीसी एंड क्रॉस कार्मेलो सोडियम सीसीएस। अब ये एमसीसी और सीसीएस क्या होता है इसके बारे में थोड़ा सा डिस्कशन कर लेते हैं। एमसीसी रिफाइंड वुड पल्प होता है और ये अलग अलग इंडस्ट्रीज में यूज होता है। फार्मा में यूज होता है, ब्यूटी कॉस्मेटिक्स में यूज होता है, फूड प्रोसेसिंग में भी यूज होता है। ग्लोबली सबसे ज्यादा है फार्मास्यूटिकल में यूज होता है, जहां 35 से 40% का मार्केट शेयर इनका है। वहीं अगर आप फूड एंड बेवरेजेस में देखोगे तो 20 to 25% का मार्केट शेयर आता है और कॉस्मेटिक्स में देखोगे तो 15 to 20% का मार्केट शेयर आता है। तो यहाँ पर तो इनकी यूजेज है। आप इसको इजीली समझने के लिए इसको एक एक्सिपिएंट भी समझ सकते हैं। एक्सिपिएंट क्या होता है बेसिकली, देखिए आपने देखा होगा प्रिजर्वेटिव्स होते हैं, स्टेबलाइजिंग एजेंट होते हैं, इमल्सिफायर, सस्पेंडिंग एजेंट्स। तो ये वो वाली प्रॉपर्टीज इनहिबिट करता है। तो इसको एज एन एक्सिपिएंट यूज करा जाता है प्रोडक्ट्स के अंदर। अगर आप मेडिकल प्रोडक्ट्स की बात करो, फार्मास्यूटिकल जिसकी हमने बात करी थी, तो मेडिसिन में यूज होता है। और देखिए अभी हमने फूड एंड बेवरेजेस की बात करी, तो प्रोसेस्ड फूड, फ्रोजन फूड और आइसक्रीम जैसे सेगमेंट में भी इनका यूटिलाइजेशन होता है। और ब्यूटी में तो देखिए पर्सनल केयर के जो प्रोडक्ट्स होते हैं फेस के लिए, हेयर के लिए, बॉडी के लिए, उनमें भी इनका बहुत ज्यादा इस्तेमाल होता है। एमसीसी की तरह ही सीसीएस का भी इस्तेमाल होता है, लेकिन क्योंकि फॉर्मुलेशन डिफरेंट होती है तो इन्हीं फील्ड्स में अलग अलग चीजों में इनका भी इस्तेमाल होता है। कंपनी के जो सबसे ज्यादा यूज होने वाले प्रोडक्ट्स हैं वो दो प्रोडक्ट्स हैं। इसमें से एक है हाई सेल, दूसरा है एस सेल। हाई सेल जो है वो प्रीमियम प्रोडक्ट है और एस सेल नॉर्मल प्रोडक्ट है। बहुत सारे प्रोडक्ट्स में यूज होता है। कंपनी के पास 3 मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स ऑलरेडी हैं, जिनमें से 2 में एक्सपेंशन का काम कंपनी करने की सोच रही है। जगह है उनके पास, अभी एक्सपेंड करना बाकी है। और आंध्र प्रदेश के कर्नूल में भी इनको लैंड एलोकेट हो गया एक प्लांट लगाने के लिए, लेकिन अभी वहां पर प्रोडक्शन शुरू होना बाकी है। 4th पॉइंट, ये तो हमें पता लग गया कि अलग अलग सेगमेंट में काम आता है, पर इनके लिए कौन सा सबसे इंपॉर्टेंट सेगमेंट है। देखिए 140 करोड़ का रेवेन्यू इन्होंने फार्मास्यूटिकल से करा है। वहीं अगर आप फूड को देखोगे और कॉस्मेटिक्स को देखोगे तो दोनों में 18 करोड़ ईच इन्होंने रेवेन्यू करा है। तो बेसिकली जो मेन इनका सेगमेंट है वो फार्मास्यूटिकल ही है। 5th पॉइंट ये है कि यूएस के अंदर भी इनकी एक सब्सिडरी है सिगाची यूएस के नाम से, जिसने 2 करोड़ का प्रॉफिट करा है FY21 के अंदर। और इसी के साथ चलते हैं 6th पॉइंट पर, जिसमें हम बात करेंगे कि कंपनी के फाइनेंशियल डिटेल्स कैसे नजर आ रहे हैं। रेवेन्यू की अगर बात करें तो FY19 के अंदर 132 करोड़ रेवेन्यू था, 20 के अंदर हो गया 143 करोड़ और 21 के अंदर हो गया 196 करोड़। तो रेवेन्यू बहुत अच्छे से ग्रो करा है। वहीं अगर आप देखोगे प्रॉफिट आफ्टर टैक्स FY19 के अंदर 19 करोड़ था, 20 के अंदर 20 करोड़ और FY21 के अंदर बहुत अच्छा जंप मिला, 30 करोड़ का प्रॉफिट इन्होंने क्लॉक करा। ईपीएस भी आप देखोगे तो प्रॉफिट को ही फॉलो करता नजर आएगा। FY19 के अंदर 8.25 ईपीएस थी, 20 में हो गई 8.81 और 21 के अंदर हो गई 13.13। तो ईपीएस भी फॉलो करती नजर आई। अभी हम देखते हैं रिटर्न ऑन नेट वर्थ। देखिए FY19 के अंदर 42.36% की इनकी रिटर्न ऑन नेटवर्थ थी, 20 में हो गई वो 31% और 21 के अंदर हो गई 32%। तो वो भी ठीक नजर आ रही है। मार्जिन की अगर बात करें तो 19 के अंदर 14.2% का मार्जिन था, जो कि 20 में हो गया 14% और 21 के अंदर 15.5% का मार्जिन इन्होंने कोट करा। काफी अच्छा मार्जिन रहा। डेट की अगर बात करें, लॉन्ग टर्म डेट टू इक्विटी रेशियो 0.07 है। तो डेट के मामले में तो फिलहाल बोरोइंग से मामले में स्पेशली कंपनी के साथ कोई खास प्रॉब्लम नजर नहीं आती। कोई लिस्टेड पीयर्स है नहीं
और कंपनी का जो पीई का वैल्यूएशन आया है वो भी बहुत रीजनेबल है 12.41, पर क्योंकि कोई लिस्टेड पीयर है नहीं तो वो डायरेक्टली कंपेरेबल नहीं है। मूविंग ऑन टू 7 पॉइंट, अब बात कर लेते हैं कि आईपीओ की बेसिक डिटेल्स क्या है। इशू साइज है 125 करोड़, यानी कि बहुत छोटा आईपीओ है, टी लिस्टिंग में आ जाएगा ये। टी लिस्टिंग मतलब बेसिकली जहां पर सर्किट छोटे हो जाते हैं और आप इंट्राडे नहीं कर सकते, तो वो इसमें रहेगा जहां तक है। आईपीओ ओपन होगा 1 नवंबर को, क्लोज हो जाना चाहिए 3 नवंबर को, अलॉटमेंट हो जानी चाहिए 11 नवंबर तक और लिस्टिंग हो जाएगी 13 नवंबर तक। प्राइस बैंड है 161 टू 163। एक लॉट के अंदर 90 शेयर्स हैं, तो हमारी एक एप्लीकेशन 14,670 की पड़ेगी। रिटेल में मैक्सिमम आप 13 लॉट सप्लाई कर सकते हो और रिटेल कोटा 35% एज यूजुअल रिजर्व्ड है। अब कंपनी आईपीओ ला रही है तो कोई ना कोई ऑब्जेक्टिव तो होगा ही, वही है हमारा 8 पॉइंट कि आईपीओ के ऑब्जेक्टिव देखिए बहुत सिंपली इन्होंने मेंशन करा है। सबसे पहला कि केपेक्स रिक्वायरमेंट इनको करनी है, उसके लिए अराउंड 90 करोड़ इनको चाहिए, और बाकी जनरल कॉर्पोरेट एक्सपेंसेस वो तो रहते ही हैं। पर यही इसकी सबसे अच्छी बात है, देखिए ऑफर फॉर सेल वाला सेगमेंट इसमें नहीं है, यानी कि जो भी पैसा है वो किसी ना किसी वे में कंपनी में ही लगाया जा रहा है, जो कि बहुत अच्छी बात है क्योंकि इतना टाइम से कोई भी आईपीओ ऐसा नहीं आया जिसमें ऑफर फॉर सेल ना हो या कम हो। और अब चलते हैं 9th पॉइंट पर, सबसे इंपॉर्टेंट कि लिस्टिंग गेन के लिए क्या मेरा पर्सपेक्टिव है। देखिए नंबर सॉलिड है और कंपनी छोटी है, आईपीओ छोटा है, तो आप समझ सकते हो डिमांड थोड़ी रहनी चाहिए क्योंकि नंबर्स अच्छे आ रहे हैं। तो इस हिसाब से आप देखोगे डिमांड रहेगी, और जब डिमांड रहेगी तो लिस्टिंग मेरे हिसाब से अच्छी होनी चाहिए। ऑफ कोर्स सब्जेक्ट टू मार्केट कंडीशंस, उसके लिए हमारे पास टेलीग्राम है ही, वहां पर हम अपडेट करते रहते हैं तो उससे हमें क्लियर रहता है। और कोई बुराई नहीं अगर डे 3 तक भी नंबर्स का वेट करके एक बार अश्योरेंस ले ले। इनफैक्ट नायका आईपीओ के लिए भी ये मैं बोलूंगा कि डे 3 तक रुककर अगर आप नंबर्स देखते हो तो कोई प्रॉब्लम ऐसा है नहीं, वहां पर भी आपको फायदा ही मिलेगा अगर डे 3 तक आप नंबर्स देखोगे। जीएमपी अभी इसका कोट ही नहीं हुआ है क्योंकि डिटेल्स ही अभी इतनी रिसेंटली आई है, लेकिन मेरे हिसाब से 25 to 40% के आसपास आप एक्सपेक्ट करके चल सकते हैं, इतना रहना चाहिए। और अब बात करते हैं 10 पॉइंट कि लॉन्ग टर्म के लिए क्या मेरा एनालिसिस है। देखिए लॉन्ग टर्म के अंदर सबसे बड़ा कंसर्न है जो रॉ मटेरियल ये यूज कर रहे हैं, और वो है रिफाइंड वुड पल्प। वुड पल्प आपको पेड़ से ही मिलेगा, तो अभी हम इस बारे में अश्योरिटी नहीं ले सकते कि ये रॉ मटेरियल इनको कंटिन्यूअस बेसिस पे मिलता ही रहेगा क्या। और देखिए मेनली अपना रॉ मटेरियल इंपोर्ट करते हैं, कनाडा, साउथ अफ्रीका, इंडोनेशिया, थाईलैंड, अमेरिका, ऐसी कंट्री से ये लोग इंपोर्ट करते हैं। अब किसी भी वजह से अगर वहां से रॉ मटेरियल आने में दिक्कत हो जाए तो ये इन्होंने खुद मेंशन करा है कि कंपनी के लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लमैटिक सिचुएशन उस टाइम क्रिएट हो सकती है अगर रॉ मटेरियल ना आए तो, क्योंकि देखिए सारी चीजें ही उसी पर बेस्ड हैं, तो ऑफ कोर्स प्रॉब्लम तो होगी। तो रॉ मटेरियल एक बहुत बड़ा कंसर्न है, एक बहुत बड़ा नेगेटिव है इस आईपीओ के लिए। अगर आप फ्यूचर में भी चल के देखोगे तो हो सकता है कि ये रॉ मटेरियल मिलना थोड़ा मुश्किल हो जाए। और अगर हम फ्यूचर को भी देखें तो देखिए गवर्नमेंट्स ऑल अक्रॉस द वर्ल्ड उनका फोकस एनवायरनमेंट कंजर्वेशन पे है, तो हो सकता है इनको प्रॉब्लम फेस करनी पड़े। पर अच्छी बात यह है कि ये नॉन रिन्यूएबल एनर्जी का कोई सोर्स यूज नहीं कर रहे। फॉर एग्जाम्पल पेट्रोलियम पे डिपेंडेंट नहीं है या कोल पर डिपेंडेंट नहीं है जिनके ऊपर सीधा सीधा रेगुलेटरी नॉर्म्स बने। और रही बात देखिए ट्रीज की, पेड़ों की, तो देखिए बहुत सारी चीजों का रॉ मटेरियल सोर्स वो ट्री ही रहता है, तो ये भी एक प्रोडक्ट उसमें से है। तो इस बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता एग्जैक्टली कि फ्यूचर में क्या रहेगा। तो देखिए 5 से 10 साल तो कोई खास प्रॉब्लम मुझे आती दिख नहीं रही है, लेकिन उसके बियॉन्ड कुछ कह नहीं सकते। और देखिए कंपनी भी एक्सपेरिमेंट करती रहती है, R&D में भी ये लोग पैसा लगा रहे, तो ऑफकोर्स एक कंसर्न इनको भी होगा कि रॉ मटेरियल अगर आगे मिलना बंद हो गया तो क्या। तो मुझे लगता है ऑल्टरनेटिव कंपनी कुछ ना कुछ ढूंढ ही लेगी, क्योंकि देखिए इन्वायरमेंट के मामले में कब कौन सा रेगुलेशन आ जाए और किस कंट्री में आ जाए ये कोई नहीं जानता, तो इसलिए थोड़ा सा रिस्क वहां बनता है। अदरवाइज प्रोडक्ट यूनिक है, ग्रोथ है, और देखिए तभी नए नए प्लांट भी लगाने की बात हो रही है क्योंकि डिमांड भी है, तो ऑफ कोर्स लॉन्ग टर्म में अच्छा करना चाहिए। एक रिस्क जो ये रहेगा वो ऑफ कोर्स मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि कंपनी फ्यूचर में नेगेट कर लेगी और अच्छा करने की कोशिश करेगी। ओवरऑल ये आईपीओ लिस्टिंग और लॉन्ग टर्म के लिए ऑन है, एज सच कोई प्रॉब्लम है नहीं। ऑफ कोर्स सब्जेक्ट टू अदर कंडीशंस, उस पर हमें ध्यान रखने की जरूरत है, वो टेलीग्राम पर मैं आपको अपडेट कर ही देता हूँ। सो ये था मेरा एनालिसिस सिगाची आईपीओ के रिगार्डिंग। अगर आपको एनालिसिस अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है। सो अंटिल वी मीट इन अनदर वीडियो, बाय बाय।